हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को हम कक्षा 10 के क्लास 10 में पहले चैप्टर के वास्तविक संख्या के बारे में आज बताएंगे। ये जितना आज हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में जितना क्वेश्चन रहेगा ये सब आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपको पहला इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दूसरा एलसीएफ तथा एलसीएम जो कि इसे हम महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के नाम से जानते हैं, तीसरा अपरिमेय संख्या, चौथा धनात्मक पूर्णांक, पांचवा शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत अनावासनी दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ये आप लोगों को नाम तो पहली बार सुनने को मिला है। इसे हम बताएं आपको, एक बहुत पहले आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, भाज्य किसे कहते हैं। भाज्य बराबर हमने सूत्र पढ़ा था क्या, भाज्य गुणे भाज्य बराबर कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा था इस सूत्र को, क्या भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो कक्षा 10 में यूक्लिड महोदय ने कहा कि इसका नाम अलग दे दिए, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के नाम से जानते हैं, जहां आर का मान हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये जो आर बराबर वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी कहते हैं क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे सवाल में दिया गया पहला वाला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। जिसे पहला किया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए। जिसे इसमें पहला खंड दिया है 135, पहला खंड है 135 और 225। अब इसका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हम जानते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। हमने पहले भाग द्वारा एचसीएफ निकाला था, निकालना जानते हैं ऐसे था ना। एक बार गया 135 माइनस हुआ 0.9, यहां हुआ क्या 0। अब ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य 90 कम 90 45 दूना 90। इस तरह हम एचसीएफ निकालते हैं, कितना आता है एचसीएफ तक 45। ये तो हो गया हमारा सामान्य विधि भाग विधि द्वारा। अब इसी को हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लिख देते हैं क्या, यही जो भाज्य बराबर हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार देते हैं। पहले हमने क्या किया, 135 का भाग 225 में दिया, कितनी बार दिया, एक बार, यानी ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हुआ आपका भाजक, ये भागफल, अंत में ये कितना आया, ये आ गया शेषफल, और ये क्या है भाज्य है। तो इसी को हम क्रम में लिखते हैं, यानी स्टेप 1 में, यानी पहले हमने क्या किया, भाज्य बराबर भाज्य कितना है 225, यानी 225 बराबर, यानी ए इक्वल टू कितना 225, बी इक्वल टू भाजक यानी 135, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 1 गुणे 1, धन शेषफल कितना है, शेषफल आया कितना 90। ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसके बाद हमने दूसरी स्टेप में क्या किया, जो दूसरा स्टेप है इसमें देखिए, अब ये भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ, यानी दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। इसी प्रकार तीसरा स्टेप,
क्या हुआ 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। जब देखते हैं अंत में प्लस इक्वल टू प्लस के बाद अगर शून्य वैल्यू आती है यानी r इक्वल टू अगर शून्य आता है तब ये हमारा जो सवाल होता है ये पूर्णतः सत्य होता है। आपको नंबर इतने पे मिलेगा ना कि इतने पे, ये तो आपका रफली कार्य रहेगा। यहां से लिखने के बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहां से यही क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का जिसे हम बोलते हैं। तो भाज्य बराबर क्या हमें याद करना है, भाजक गुणे भागफल धन शेष पर। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद इसी प्रश्नावली में दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक क्या पूर्णांक हो। किसी धनात्मक पूर्णांक यानी कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अभी हमने जैसा बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी a इक्वल टू हमें क्या होता है, a इक्वल टू bq+r। अब देखते हैं इस फॉर्म में है कि नहीं। ये इधर वाला देखिए q हर में सब में क्या कॉमन है, q क्या है कॉमन है, यानी ये जो इसके पहले ये क्या है b, यानी b इक्वल टू हमें कितना मिला यहाँ से 6 और r इक्वल टू कितना मिला देखिए r इक्वल टू हम यहाँ से निकालते हैं, यानी r इक्वल टू क्या होगा 6 से क्या होगा हमेशा कम होगा, जितना कितना कम रहेगा, यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब इतना तो r की वैल्यू हो जाएगी, 6 तो होगा नहीं। आप भाग देते हैं हमेशा से कितना आता है, भाजक से हमेशा क्या आता है कम आता है। तो अगर हम मान लेते हैं, माना a तथा b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, कैसे हैं कि a इक्वल टू bq+r, यानी जो a यानी भाज्य बराबर जो होगा ये इस फॉर्म में होगा और ये जो a और b क्या होंगे, दो पूर्णांक होंगे जहां a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है ये क्या होगा b से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तभी a बड़ा हो जाएगा, यानी भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाजक हमेशा छोटा होता है। तो इसमें देखते हैं, अब अगर हम इस सवाल में देखें r इक्वल टू कहां से 0, अगर इस पे हम b बराबर 6 है तो अगर हम a बराबर वैल्यू निकालते हैं पहला, अगर b बराबर 6 यानी q, अगर हम r इक्वल टू कितना लेते हैं 0 तो ये मिलता है, अगर r इक्वल टू 1 लेते हैं तब। इसी प्रकार देखते हैं r इक्वल टू सब में मान रखते हैं, अब देखते हैं r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5। ये सभी मान रखने पर हमें इस प्रकार के कुछ डायग्राम मिलेंगे। अब देखते हैं इसमें कहा क्या, किसी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक। अब देखते हैं अगर हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर उसमें किसी भी संख्या से अगर हम क्या करें गुणा करें, जिससे देखते हैं यहाँ पर b इक्वल टू कितना है 6 है, अगर q इक्वल टू हम 0 1 2 3 4 डाटा चाहे इतना लें, अगर इसमें हम वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो 6 गुणे 0 0 0 पर 0 रहेगा, एक सम संख्या होगी 2 से विभाजित हो गया। इसके अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो 6 गुणे 0 0 और +1, ये 1 जो होगा ये क्या है विषम संख्या है, यानी एक विषम संख्या कौन सी मिली हमें, ये मिला। दूसरा ये देखते हैं 6 गुणे 0 तो आ गया 0 +2 यानी 2 क्या है एक सम संख्या है, यानी ये जो आ गया सम आ गया। फिर इसके बाद ये आ गया विषम, इसी प्रकार ये सम ये विषम। अब देखते हैं विषम संख्या में कौन कौन सा मिला 6q+1, यानी आप यहां लिख सकते हैं अतः 6q+0 6q+2 6q+4
धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जा रहा है तथा 6 + 1 6 + 3 6 + 5 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसे इसके बाद इक्विलिब्रियम पैरामीटर तो समाप्त हुआ इसी चरण में। अब देखते हैं हम क्या एचसीएफ और एलसीएम, यानी आपकी अगली प्रश्नावली 1.2 के में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के ये देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल इस तरह है, तो इसमें पहला जो खंड दिया गया है 1 यानी 140। अभाज्य गुणनखंड यानी हम गुणनखंड जानते हैं करना। गुणनखंड कैसे करते हैं? ऐसे सबसे पहले हमें छोटी संख्या से काटना है कि 2 से, ये 2 से काटेंगे 70, फिर ये 2 से आगे कितना 35, फिर 5 से 5 7 35, 7 एकम 7। देखिए उत्तर की जांच के लिए आपको हम बता दें कि आप जब गुणनखंड इसका करेंगे, ये हमेशा देखना कि ये जो इतनी संख्याएं आ रही हैं गुणनखंड के रूप में, यह अभाज्य संख्या के रूप में है या नहीं है। यानी यह हमेशा प्राय हमें क्या मिलना चाहिए? अभाज्य संख्या के रूप में मिलना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही हो। जैसे कोई रहता है 7 से काट देता है पहले, कोई 4 से काट देता है, कोई संख्या पहले, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या लिखनी। अब इसको कहते हमने गुणनखंड तो कर दिया, फिर कहा है कि गुणनफल के रूप में, यानी इसके गुणनफल के रूप में हमें करना क्या है? 140 को हमें गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, यानी 2 × 5 × 7, या तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, या तो इसी को दूसरी तरह, ये 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 × 5 × 7। आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं 156। इसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 × 7 14, 2 × 8 16, 2 × 3 6, 2 × 9 18, 3 से 3 एकम 3 त्रिका 9, फिर 13 से 13 एकम 13। अब इसको गुणनखंड के रूप में, यानी और किसके गुणनफल। अब देखते हैं ये जो इतनी संख्याएं आई हैं, ये क्या है? अभाज्य संख्या के अंतर्गत है। इसको लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 × 13। ये आपका रहा 2 प्रकार का आंसर। ये आप प्रश्न ध्यान से समझिएगा, यानी ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न कहता क्या। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये गुणनखंड लिख देते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा रहेगा वो नहीं लिखे, यानी नीचे वाला ये नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से आपका नंबर माइनस हो सकता है। यानी माइनस होगा ही, क्योंकि प्रश्न ने गुणनफल के रूप में कहा है, आप गुणनखंड कर दिए, नहीं गुणनफल नहीं लिखेंगे। इसका विशेष ध्यान, प्रश्न क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है? पहले इन 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद कह रहा था इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम × एचसीएफ। यानी हमें क्या करना है? हम बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा × मासा, यानी लघुत्तम समांतर गुणे महत्तम समांतवर्तक। यानी अगर आपके इस दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो आपका जो सवाल लगाए रहेंगे आप वो क्या होगा? सही होगा। अब हम चलते हैं सवाल को लगाते हैं। पहले तो हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। तो इस सवाल का हम पहले एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो देखते हैं एलसीएम हमें कैसे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। ये 2 से पहले कटेगा 13 91, फिर आएगा 7 से, तो 13 × 7 = 91,
यानी यहाँ 13 आ गया। अब इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13। अब इसका गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 91 दूना, यानी जब गुणा ना आए तो ऐसे कर लीजिए, ये 2 एकम 2, 2 9 18, यानी कितना आ गया 182। 182 क्या है, LCM बराबर है। अब इसके बाद SCF निकालते हैं, SCF निकालते हैं। SCF निकालते हैं, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग विधि द्वारा ऐसे निकाला जाता है। तो ये हो गया 3 बार, 4 बार ले जाएंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाए, यानी 3 बार, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 6 1 7, 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा 1, अब 26, 13 दूनी 26, यानी SCF कितना आ गया, SCF आपका आ गया 13। अब उत्तर की हम जांच करते हैं, यानी SCF और LCM हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, तो LCM आपका आ गया 182, SCF आ गया आपका 13। अब इसके बाद उत्तर की हम जांच करते हैं कि क्या ये जो हमारा है सही है। तो इसको जांच करने के लिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दो संख्या कौन कौन सी है, एक 26 है, एक 91, यानी इन दोनों का गुणनफल करते हैं 26 गुणे 91 इज इक्वल टू LCM। LCM कितना है 182 गुणे SCF 13। अब इसी का अगर गुणनफल हम दोनों का ज्ञात कर लेते हैं, अगर दोनों ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे तो ये सही है। अब इसको गुणा करते हैं, साइड में एक स्थान को गुणा करते हैं, कितना है 2366, इसका गुणा करने पर हमें मिला 2366। अब इसका 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 104, 104 और 2 106, 13 कम 13, 13 10 106 ना। ये देखते हैं दोनों पक्ष क्या होंगे, आपस में बराबर है, यानी हमें जो अभी तक सवाल लगाया है क्या है, सही है, LCM और SCF दोनों सही है। इसी पे एक सवाल और बनता है, उसको देखते हैं अगला सवाल कैसे बनता है। इसमें कहा है कि HCF 306 और 657 का SCF दिया गया है कितना 9, यानी SCF जो है 9 दिया गया है, हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात कैसे करेंगे, इसके बड़े संख्या है, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो ज्यादा लंबा हो सकता है या आपको काटने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपके पास सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी है, एक ये एक ये, इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं आपस में हम गुणनफल करते हैं, ठीक। इसके बाद अब SCF गुणे LCM, तो SCF कितना है 9 और LCM नहीं पता है, LCM हमें ज्ञात करना है, LCM के स्थान पर LCM, ये गुणा इस साइड आएगा क्या होगा भाग हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब इसी को हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका LCM ज्ञात हो सकता है। अब इसको करते हैं 9 से 9 कम 9 ये करता है 9 963 2 9 27, यानी कितना आ गया 306 गुणे 73 बराबर क्या LCM। अब इसका गुणनखंड इस साइड में करते हैं, बाईस 22,338, ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया 22,338, ये क्या हो गया LCM हो गया, जो आपका क्या हुआ आंसर हुआ। यानी हम इस तरह लगा सकते हैं कि ज्यादा बड़े ना करके यहां से LCM और LCF दोनों का गुणा करने के बाद दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, क्या आएगा ये आपका आंसर आएगा। इसको गुणा एक बार मिला देते हैं, 3 6 18, ठीक है, 3 3 का 9, 7 6 42, 7 1 21, 8 उतरा 3, 9 4 13, 3 हासिल 1 1 2 और 2, यानी गुणा क्या सही है। तो इसमें अब
इस प्रकार से ये भी प्रश्नावली में समझ। ऐसे ही इसमें सभी संख्याएं हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर में ये सवाल बनता है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अब इस सवाल को हम लगाते हैं। अब देखते हैं अगली प्रश्नावली है 1.3, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हर साल हर परीक्षा में ये हर सेट में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या तो किसे बन सकता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तीनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में जरूर पूछेगा, इसलिए इस सवाल को लगाने बहुत सरल तरीका है। ये कहा गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानते हैं क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं कि इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पर क्या हम √5 इक्वल टू लिख सकते हैं p/q। ठीक, अब इसमें क्या करें, पीरियड गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, पीरियड गुणा कर लेते हैं, क्या हो गया √5q इक्वल टू p। अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखते हैं क्या होगा। ये √5 का वर्ग 5q² इक्वल टू p²। यानी अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि अगर ये p² 5q², यानी ये जो p की वैल्यू है और यहाँ q की, अगर हम यहाँ से 5 को इधर लाए, यानी 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, 5 क्या है p² को विभाजित कर रहा है, या और q² जो है p² को, यानी q² क्या है p² से विभाज्य है। विभाज्य किस प्रकार है, विभाज्य है क्योंकि अगर ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या है मान लेते हैं। अगर यहाँ q² इक्वल टू 1 p² इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 5, यानी p² जो है q² से पूर्णतः क्या विभाज्य है। तो यहाँ q भी जो होगा, q क्या होगा p से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। इस सवाल में आपको सिर्फ यही लिखना, जो लिखने वाला काम है आप यही किए रहेंगे तो आपका सवाल सही रहेगा। अब अगर हम इसे पुनः मान लेते हैं क्या, कि यदि 5q² इक्वल टू c, 5q² इक्वल टू c, जहां c ये क्या है, जहां c एक धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, जहां c एक धनात्मक इक्वल टू p², यानी c क्या है, c p से विभाज्य होगा। c क्या होगा, p से विभाज्य होगा, यानी विभाजित होगा, तभी दोनों का मान ये बराबर आएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने माना है क्या, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या माना है, परिमेय संख्या। इस दोनों में देखते हैं, इसमें और इसमें क्या p जो है कॉमन है, यानी p क्या है, भाज्य संख्या है। p क्या है, भाज्य संख्या है। और इसमें गुणनखंड सा अभाज्य गुणनखंड कोई नहीं मिला, इसमें q मिला है, इसमें c मिला है, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, सा अभाज्य गुणनखंड, वह दोनों में बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः जो हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कब होती है, जब इसके कोई अन्य गुणनखंड जो सा अभाज्य गुणनखंड है वो आपस में मिलते हैं, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। यहाँ अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है
की अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये विरोधाभासी अंडर रूट 5 क्या है? आप परिमेय संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको धनात्मक पूर्णांक, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अवास्तविक दशमलव संख्या, ये चारों के बारे में अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए और आप सभी लोग हमें सपोर्ट करिए।